पहला क्वेश्चन, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? और ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए 2024 में आपसे पूछा गया है और आगे भी बराबर पूछा जाता है, रिपीटेशन में भी पूछा जाता है। तो भैया इससे क्या हुआ? तो भैया फ्रांस की क्रांति तो वो तो हुई ही, कर रहा है। राष्ट्रवादी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो क्रांति के बाद का परिणाम है नेपोलियन का उदय हुआ, लेकिन ये परिणाम नहीं था। जर्मनी का एकीकरण बहुत बाद में हुआ। निःशुल्क राष्ट्रवाद का प्रारंभ लिखा है, तो इसका जो मेन होगा ना, ये होगा उदारवाद, उदार राष्ट्रवाद का प्रारंभ, उदार राष्ट्रवाद का प्रारंभ। तो इसका सही जवाब है बिगिनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, उदार राष्ट्रवाद का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? यंग इटली का निर्माण ध्यान रखिएगा मैजिनी ने किया था। ये तो यहाँ पे मैथिसनी लिखा है, लेकिन सही है मैजिनी। तो मैजिनी अगर ऐसे भी लिखा रहे तो समझ जाइएगा ये मैजिनी है। ठीक है, ये राजनीतिक था, पत्रकार था, इन्होंने इटली की जन भावना में राष्ट्रवाद का उफान लाया था। तो भैया याद रखिएगा, यंग इटली का मैजिनी ने किया था और यंग यूरोप का भी निर्माण मैजिनी ने ही किया था, ये दोनों याद रखेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी अथवा फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? देखिए भाई कितना बार क्वेश्चन है, 24, 20, 23, 22, कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो भैया फ्रांस की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1789 में हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789। चलिए भाई, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो ध्यान रखिएगा कि गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया था। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में सार्डिनिया और पिडमोंट का यह प्रधानमंत्री था। कहां का था? सार्डिनिया और पिडमोंट का। चलिए भाई, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि जो है 1815 में हुई थी, जब वाटरलू के मैदान में, वाटरलू के युद्ध में, मैदान कर रहा हूं, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था और नेपोलियन ने पूरे यूरोप में उथल पुथल मचा दिया था। तब जाके वियना में 1815 में संधि की गई थी, वियना संधि। मैथ्सनी का संबंध किससे है? तो भाई मैथ्सनी का संबंध इटली से। मैथ्सनी बोलिए या मेजनी बोलिए, सेम बात है। चलिए भाई, नेपोलियन संबंध था तो नेपोलियन फ्रांस से संबंध था। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो जर्मनी के एकीकरण में रक्त और लोह की नीति अपनाने वाला बिस्मार्क ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑटोमन बिस्मार्क, जिसको जर्मनी का चांसलर भी बोलते हैं और जर्मनी का एकीकरण करने वाला भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो नेपोलियन कोड में जो नहीं जोड़ा गया था, नेपोलियन कोड जो था सुधार के लिए था, विशेषाधिकार खत्म करने के लिए था। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। क्या ये जोड़ा गया होगा? नहीं भाई, उसे हटाया गया है विशेषाधिकार को। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब है, नहीं जोड़ा गया था इसे। अगला क्वेश्चन, 1861 में इटली का राजा किसे घोषित किया गया? इमैनुअल द्वितीय, मेजिनी, विलियम प्रथम, जूसेफ गैरिबाल्डी। ध्यान रखिएगा, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया था। इसमें अगर आपको लिखना है तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय लगा सकते हैं। ठीक है भाई, इसको याद रखें। विलियम प्रथम जो राजा था ये जर्मनी का था, केसर विलियम प्रथम। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं भाई, निम्नलिखित नेताओं में से किसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो अभी हमने देखा था मेजिनी ने। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया? तो अभी हमने बताया था केसर विलियम प्रथम, केसर विलियम प्रथम को। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? 1789 में फ्रांस में जो है एब्सोल्यूट राजतंत्र था, यानी कि असीमित राजतंत्र था। जर्मन संस्कृति में वोल्क्सजाइस्ट का आशय क्या हुआ? तो जर्मन संस्कृति में वोल्क्सजाइस्ट जो है ना आम जनता के लिए प्रयोग होता था। वोल्क्सजाइस्ट किसके लिए प्रयोग होता था? आम जनता के लिए। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। मेजिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन, ये तो आप देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन आ रहा है। यंग इटली क्वेश्चन है, यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। फिर से यही यंग इटली, मेजिनी। देख रहे कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है बदल बदल के। यदि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने किया था? मेटरनिख ने। कब कहा था? तो 1815 का वियना संधि में, वियना संधि में। और ये कहां हुआ था? तो भाई वियना कहां पे था? ऑस्ट्रिया का। और ये मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का राजा था। चलिए भाई, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? भाई 1815 में हुई थी। और कहां हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, वाटरलू के युद्ध में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो भैया फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ 1789 की क्रांति के बाद। जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ओटो वन बिस्मार्क का संबंध, भाई जर्मनी का चांसलर था और जर्मनी का एकीकरण किया था। देखिए कितनी बार, 24, 22, 23। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? देखिए भाई 1914 से 18 तक 2 युद्ध हुए थे। दो युद्ध में एक था मित्र राष्ट्र और एक था केंद्रीय शक्तियां। ठीक है भाईजान, भाई लोग जो भी कहिए, केंद्रीय शक्ति में जो आपका शामिल था वो था आपका ऑटोमन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ही हंगरी, तो मैं ऑस्ट्रिया लिख रहा हूं। अब बल्गारिया भी था, तो भाई 3 को ही याद रखिए। तो ये कौन था? जर्मनी। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो था मित्र राष्ट्र में था, बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये 1914 से 18 वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? भाई अभी देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, हर साल बदल बदल के आ रहा है। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ? तो पुनर्जागरण का उभयोदय जो है इटली से हुआ। चलिए भाई, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा जो है 1848 के क्रांति के बाद हुई, जब लुई फिलिप को गद्दी से हटाया गया, तब यहां पे गणतंत्र की स्थापना हुई। 1848 की फ्रांसीसी राज क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना। अभी हमने देखा, देख रहे हैं क्वेश्चन बदल बदल के पूछा गया। अरे 20 अच्छा अलग अलग जगह पूछा गया। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध अभी हमने बताया था 1914 में प्रारंभ हुआ था, 1918 में खत्म हो गया था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था सेडान का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1870, जिसमें कौन जीता था? प्रसा जीता था। प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था, और जर्मनी का एकीकरण कब हो गया था? 1871 में। ये इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अरे 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 भैया, चलिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो अभी हमने बताया सेडान के युद्ध के बाद। सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में लड़ा गया था। प्रसा जर्मनी प्रांत का बहुत बड़ा राज था, और प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। भाई इंग्लिश वाला कहाँ, ठीक है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक भी मेजिनी था, और यंग इटली का भी संस्थापक मेजिनी था। गेरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरीबाल्डी, ध्यान रखिएगा, सिपाही था। अच्छा, मैंने आगे पीछे जो गेरीबाल्डी के बारे में प्रधानमंत्री बोल दिया था, गलत मैंने बोल दिया था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। गेरीबाल्डी एक सिपाही था, और इन्होंने ना लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया था, लाल कुर्ती, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सिसिली नेपल्स को इसने जीता था, सिसिली और नेपल्स को जीत के इन्होंने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को दे दिया था, ठीक है। मेजिनी के बारे में तो आप जान ही गए भाई, इसने यंग इटली का निर्माण किया था, ठीक है, और राजनीतिक था, राजनेता था, पत्रकार था, भावना को उकेरा था, और यंग यूरोप का भी गठन किया था। और एक था काबूर, ध्यान रखिएगा, सार्डिनिया और पिडमोंट का प्रधानमंत्री था, ठीक है। ये इटली में ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राजा कौन था बाद में? भाई राजा बना था इटली का एकीकरण के बाद विक्टर इमैनुअल द्वितीय। देख लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया होगा तो माफ करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, फ्रैंकफर्ट की संधि पे हस्ताक्षर कब हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है सेडान युद्ध के बाद हुआ था। तो सेडान युद्ध कब हुआ था? 1870-71 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में। तो 1871 में इस संधि पे हस्ताक्षर हुआ सेडान के युद्ध के बाद, जहां पे फ्रांस का कुछ इलाका को जर्मनी को देना पड़ा, और फ्रांस ने क्षतिपूर्ति राशि भी दी। चलिए भाई, 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। देख रहे हैं 21 में कैसे पूछ रहा है और 20 में कैसे पूछ रहा है। चलिए भाई, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? देखिए फ्रांस में ना 3 तरह का क्रांति हुई। एक तो 1789 में क्रांति हुई, एक 1830 में हुई, और एक 1848 में हुई, ठीक है। 1848 वाला ध्यान रखिएगा, गणतंत्र की स्थापना। तो गणतंत्र से पहले की जो स्थापना है वह है संवैधानिक राजतंत्र की, ठीक है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं इसको। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भाई बिस्मार्क उत्तरदायी था।
क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में भाई इस 3 का संबंध है, इसका संबंध नहीं है, तो आंसर है ए। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो भैया इसमें से ऑस्ट्रिया जो था नहीं चाहता था इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि इटली और जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। तो इटली और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध लड़ा और उनसे वो क्षेत्र कब्जा किया और फिर जाके अपना अपना एकीकरण किया। दोनों का एकीकरण 1871 के ही समय में हुआ। जलवरीन संबंधित था, जलवरीन कहिए या जलवोरीन कहिए, ये व्यापारियों से संबंधित था। ठीक है, जर्मनी जो है ना 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो व्यापार के लिए आर्थिक एकता स्थापित करने के लिए कि किसी भी व्यापारी को टैक्स वैक्स ज्यादा न देना पड़े अलग अलग, एक जलवरीन को स्थापित किया गया था और इससे ना आर्थिक एकता स्थापित हो गई और इसी से राजनीतिक एकता स्थापित हुई और यहीं से जर्मनी का एकीकरण का रास्ता खुल गया। जेनेवा संधि कब हुई थी? तो जेनेवा संधि ध्यान रखिएगा 1954 में हुई थी और ये जो संधि है आप ध्यान रखेंगे इंडो चाइना और फ्रांस के बीच में हुई थी, जहां पे फ्रांस ने अपनी सारी कॉलोनी इंडो चाइना से वापस ले लिया और वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को इमैनुअल द्वितीय ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। वही ठीक है ना आवाज? हाँ ठीक है। वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भाई 1815 में हुआ था। देख रहे हैं 20-22 दोनों में पूछा गया। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो भाई बिस्मार्क ने। कहाँ का था? जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? 14, 16, 22, 23 जर्मन राइन राज का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्टा ने। जब वो यूरोप को जीतने के लिए निकला हुआ था तब उन्होंने राइन संघ का निर्माण किया था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? भाई इसका भी समझिए 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें से जर्मनी हार गया। ठीक है, तो जर्मनी को वर्साई की संधि में काफी ह्यूमिलेट किया गया वर्साई की संधि पर और काफी जुर्माना डाल दिया गया। इतना जुर्माना डाल दिया गया कि वर्साई की संधि में इतना ह्यूमिलेट किया गया कि कहा जाता है वर्साई की संधि में ही सेकंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के बीच पड़े थे। तो इसमें इतना क्षतिपूर्ति किया गया कि बाद में कहा गया भाई इसमें कम करो और ये लोसाना सम्मेलन में ये कम किया गया। ठीक है, ये है इसका बैकग्राउंड। चलिए भाई, हेगल किस देश का दार्शनिक था? हेगल जो था जर्मनी का दार्शनिक था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य को पुनर्स्थापित करना नहीं, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना नहीं, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, क्योंकि नेपोलियन ने जो उथल पुथल मचा दिया था ये इसी को खत्म करना था। तो पुराने राजतंत्र को फिर से स्थापित कर देना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? भाई 1789 में हुई थी। मेजिनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजिनी कहाँ गया भाई? लाल सेना। नहीं नहीं नहीं, ये गलती है। लाल सेना से गेरबाल्डी का संबंध होगा, लाल कुर्ती या लाल सेना। ठीक है, मेजनी का संबंध यंग इटली से था। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। चलिए भाई, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो यूनान है, यानी कि यूरोप में जो भी संस्कृति, सभ्यता, एजुकेशन सब कहा जाता है यूनान से आया है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो ये भी 1871 में हुआ था, जर्मनी के साथ ही करीब करीब। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था, जिसको 1848 में गद्दी छोड़ के जाना पड़ा और फिर फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था? तो विलियम प्रथम 1871 में जो था जर्मनी का सम्राट था। इटली का कौन था? इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ये केसर विलियम था। निम्नलिखित में कौन सा जर्मन चांसलर था? कौन जर्मन चांसलर था? तो भाई बिस्मार्क था। नेपाल की क्रांति कब हुई थी? नेपाल की क्रांति कब हुई थी भाई? नेपाल की क्रांति जो हुई थी ये 1821 के आसपास हुई थी, नेपाल की क्रांति। ठीक है, जहां पे ऑस्ट्रिया के दमन के खिलाफ वहां के लोग एकजुट होकर विद्रोह कर देते हैं। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी, तो फ्रांस की पराजय हुई और इसी से जर्मनी का एकीकरण हुआ था। निम्न से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो बिस्मार्क ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासक का? वियना कांग्रेस याद है ना, 1815 में मेटरनिक ने वियना में हुआ था।
जिसका काम था पुराने राजतंत्र को वापस लाना, तो बड़वन है, ये है बुड़बो राजवंश, इसको ऐसे भी लिखिएगा बुड़बो, ठीक है, बुड़बो राजवंश। चलिए अगला क्वेश्चन। बस हो गया, ये वाला सेशन हमने कंप्लीट करवा दिया है। आपको आपने नहीं देखा तो जाइए प्रश्न उत्तर वाला सीरीज भी देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।